करने जा रहे हैं। और फर्स्ट प्रोग्राम जो होता है इस फॉर्म में हमारा सी का लिखा जाता है और इस कोडिंग को हम सोर्स कोड बोलते हैं। और सोर्स कोड जब भी हमने हमारे कंप्यूटर पे चलाना है उसके लिए हमारे कंप्यूटर पे कंपाइलर का इंस्टॉल होना मस्ट है। इसके लिए आप अपने कंप्यूटर में टर्बो सी कंपाइलर इंस्टॉल करो या फिर कोई और कंपाइलर जो सी का कंपाइलर हमारे पास अवेलेबल होगा उसको आप इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर ये सोर्स कोड डालेंगे और फिर उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल के ऑप्शन पे जाके मेन्यू बार में और उसके बाद इसको रन करेंगे। तो हम लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करते हैं कि इन लाइनों का मतलब क्या है और क्या क्या पर्पज़ के लिए हम इनको लिखते हैं और क्या हमारे पास आउटपुट आएगी इस प्रोग्राम की। तो सबसे पहली लाइन जो है #include stdio.h, ये दो लाइनें हैं हमारी। फर्स्ट ये हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज बोलते हैं हम इनको। और ये लाइनें हमारी इन दो हेडर फाइल्स को stdio और conio, दो हेडर फाइल्स हैं, इनको हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करती हैं, हमारे प्रोग्राम की स्पेस में इंक्लूड करती हैं इन दो हेडर फाइल्स को ये वाली लाइनें। ये जो #include डायरेक्टिव्स है, #include जो है डायरेक्टिव है, ये हमारी इन दो लाइनों को इन दो हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करती है। ये फर्स्ट हेडर फाइल है stdio हेडर फाइल यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल एंड conio हेडर फाइल। इन दोनों फाइलों को हमारे प्रोग्राम के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। हमारे हर एक प्रोग्राम के अंदर इन फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ता है क्योंकि ये फर्स्ट जो फाइल है stdio फाइल, इसमें हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस की डेफिनेशन स्टोर्ड होती है। इस फाइल को इंक्लूड किए बिना हम printf फंक्शन को यूज़ नहीं कर पाएंगे हमारे प्रोग्राम में। और एक scanf फंक्शन होता है हम यूज़ करते हैं और उनका पर्पज़ क्या है मैं आगे जाके बताऊंगी आपको। printf scanf फंक्शन को हम यूज़ नहीं कर सकते stdio हेडर फाइल को अगर हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं किया हुआ। और अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया है तो हम getch और क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन है हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ये जो फंक्शन है printf, scanf, getch, क्लियर स्क्रीन, ये हमारे लाइब्रेरी फंक्शन है, इनबिल्ड फंक्शन जिनकी वो फंक्शन होते हैं जिनकी डेफिनेशन पहले से हमारे कंपाइलर के अंदर स्टोर्ड होती है। लेकिन इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती हैं, वो हेडर फाइल्स जिनके अंदर इन फंक्शंस की डेफिनेशन स्टोर्ड होती है। जैसे printf, scanf फंक्शन या फिर कोई और इनपुट आउटपुट फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हो जो प्री डिफाइंड इनपुट आउटपुट फंक्शन है यानी कि पहले से बना हुआ जिसकी डेफिनेशन हमारे कंपाइलर में स्टोर्ड है। आप कोई भी प्री डिफाइंड इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जो है stdio हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ेगी। और अगर आप कोई मैथ रिलेटेड फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन यानी इनबिल्ड फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपको math.h नाम की हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ेगी इसी तरीके से। और अगर आप क्लियर स्क्रीन और getch प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपको conio.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। आगे चलते चलते हम देखते जाएंगे कि कौन सी हेडर फाइल्स के अंदर किन किन फंक्शंस की डेफिनेशन स्टोर्ड है। तो फंक्शंस के टॉपिक में जाके आपको ये फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की डिक्लेरेशन, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप फ़िलहाल के लिए आपको सिर्फ ये आपको मैंने बताने के लिए बता दिया, लेकिन ये फ़िलहाल आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ जानने की ज़रूरत है कि प्रोग्राम के अंदर stdio और conio हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना ज़रूरी है, अगर मस्ट है अगर आप printf, scanf फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं और getch फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं। फ़िलहाल तो आपको इनका पर्पज़ नहीं पता लेकिन मैं आपको बताऊंगी विद द टाइम कि ये फंक्शन क्यों यूज़ किए जाते हैं और फंक्शन किसे कहते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट जो लाइन हम यूज़ कर रहे हैं डेट इज़ अ void main हमारा एक फंक्शन है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो है कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं है। तो जिस भी नाम के बाद आपके पास ये पैरेंथेसिस लगी हों तो उसको फंक्शन बोला जाता है। प्री डिफाइंड फंक्शंस का आपको ऐसे पता चलता है कि जिसके बाद आपकी राउंड ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस लगी होती हैं, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगी हैं, वो फंक्शन है। तो इस प्रोग्राम के अंदर कितने फंक्शन है, ये void main एक फंक्शन है और दूसरा printf फंक्शन है क्योंकि इसके आगे पैरेंथेसिस लगी हैं,
और गेट सी एच एक फंक्शन है। यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर हम 3 फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक फंक्शन का क्या पर्पज़ है वो देखते हैं। वॉइड मेन ऐसा फंक्शन है जिससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। कोई भी प्रोग्राम हमारे सी के अंदर हम वॉइड मेन के बिना नहीं बना सकते। वॉइड मेन इकलौता फंक्शन प्रोग्राम के अंदर होना सबसे ज़रूरी है, सबसे मस्ट है। इसके अलावा आप कोई और फंक्शन चाहे डालें चाहे ना डालें, प्रोग्राम चल सकता है, लेकिन वॉइड मेन के बिना प्रोग्राम नहीं चल सकता। तो जो वॉइड हमने लगाई है ये इसलिए लगाई, ये रिटर्न टाइप है फंक्शन की। इसका मतलब है ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ये उसका नाम है मेन और फंक्शन का, और ये क्या है, पैरेंथेसिस। इसके अंदर आप कोई वैल्यू पास कर सकते हो, लेकिन मेन के अंदर हम कोई वैल्यू पास नहीं करते। लेकिन किसी फंक्शन के आप कोई अंदर कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं तो इस जगह से पास कर सकते हैं, और ये वो वैल्यू होती है जो ये फंक्शन रिटर्न करता है। ये फंक्शन का नाम होता है। तो वॉइड मेन इकलौता फंक्शन जो प्रोग्राम के अंदर होना सबसे ज़रूरी है। तो तीसरी लाइन जो है वो वॉइड मेन है। ये 3 लाइनें हर एक प्रोग्राम के अंदर हमेशा होंगी। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस है। कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस बंद हो रही है। जो जितनी आप कोई भी ब्रेसेस, चाहे वो कर्ली ब्रेसेस है, चाहे वो राउंड ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है और स्क्वायर ब्रैकेट है, कोई भी ब्रैकेट आप अगर उसको ओपन करते हैं प्रोग्राम के अंदर तो आपको क्लोज करनी मस्ट है, नहीं तो आपके पास एरर आएगा और वो प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें सिंटैक्स एरर आएगा, और जब तक आप प्रोग्राम में से एरर नहीं रिमूव करोगे प्रोग्राम आपका चलेगा नहीं। क्लियर। एंड नेक्स्ट थिंग इज कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा, और उसके बाद ये एक लिखा है हमने प्रिंट एफ। प्रिंट एफ हमारा एक फंक्शन है, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। सी के अंदर प्री डिफाइंड आउटपुट फंक्शन है। प्रिंट एफ हमारा प्री डिफाइंड आउटपुट फंक्शन है जो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है। जब आप इस सोर्स कोड को रन करोगे तो जो आपकी आउटपुट स्क्रीन होगी उसके ऊपर आउटपुट प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर आप डबल कोट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग देते हो वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। जो स्ट्रिंग देते हो, स्ट्रिंग के अलावा बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स में देते हो तो वो इंटरप्रेट होते हैं, वो एज इट इज़ प्रिंट नहीं होते। उन कैरेक्टर्स को हम आगे जाके सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग आप देते हो, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग होती है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि आप बहुत सारे कैरेक्टर जब इकट्ठे लिख देते हो। यहाँ HEELLO, H एक कैरेक्टर है, E और L भी एक कैरेक्टर है, E भी एक कैरेक्टर, ये वाला L एक कैरेक्टर है और ये O एक कैरेक्टर है। इनको जब हमने इकट्ठा कर दिया डबल कोट्स के अंदर, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। तो प्रिंट एफ के अंदर जो भी आप स्ट्रिंग लिख देते हो वो आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो वो एज इट इज़ प्रिंट होगी। तो ये प्रिंट एफ जब आपकी ये स्टेटमेंट जो है ये इसका काम ख़त्म हो गया तो ये स्टेटमेंट को टर्मिनेशन रिप्रेजेंट करने के लिए आप एंड पे सेमीकोलन लगाते हो। तो सी के अंदर कोई भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है तो आप उसके एंड पे सेमीकोलन लगाते हो। वॉइड मेन के बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं लगता, क्योंकि ये यहाँ पे वैसे भी एंड नहीं हुआ। वॉइड मेन जो है इसकी ब्रैकेट की वजह से ये सारी चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। आप इसको मतलब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये मान सकते हो कि वॉइड मेन उसके बाद कोई ये ओपन हुआ, ये चीज़ इसके साथ कनेक्ट होगी। अभी ओपन है, अभी क्लोज नहीं हुई, तो यानी कि वॉइड मेन का काम यहाँ पे ख़त्म हुआ है, यहाँ तक ये ख़त्म ही नहीं हुआ, यहाँ पे आके वॉइड मेन ख़त्म हुआ है। ये सब कुछ वॉइड मेन के अंदर है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे टर्मिनेट हुई है। तो जब आपने कर्ली ब्रेसेस लगानी है तब आपको टर्मिनेशन के एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाना पड़ता। इसके अंदर मेन के अंदर आप जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे उनको टर्मिनेट यानी कि उसको एंड करने के लिए आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। क्लियर। एंड देन ये देखिए प्रिंट एफ एक आउटपुट फंक्शन है, इसके अंदर आपने डबल कोट्स के अंदर हेलो दिया, ठीक है, एंड देन आपने सेमीकोलन लगाया। उसके बाद आपने गेट सी एच लगाया और सेमीकोलन। गेट सी एच जो होता है ये भी एक आउटपुट फंक्शन है जो स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, जो आपकी आउटपुट स्क्रीन आएगी जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आउटपुट प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है आपका गेट सी एच फंक्शन, आउटपुट को परसिस्ट रखने के लिए। अदरवाइज आप आउटपुट को देख नहीं पाते। आप जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो वापस से आप आप
अपने एडिटर के ऊपर आ जाओगे, वापस से जहाँ पे आपका सोर्स कोड लिखा है उस जगह पे वापस आ जाते हो और आउटपुट स्क्रीन आप देख नहीं पाते अगर आपने get.ch नहीं लगाया हुआ। तो उसके बाद आप get.ch लगाओगे और ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसलिए आपने इसमें कर्ली ब्रेसेस पैरेंथेसिस लगाई एंड देन सेमीकोलन। तो जब आप ये प्रोग्राम को रन करोगे तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ही आपको हेलो प्रिंट करा के देगा। तो इसकी वर्किंग कैसे होगी, तो सबसे पहले जब आपने प्रोग्राम को रन किया, प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो ये इसके सिंटेक्स एरर चेक करेगा। इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है। अगर आप कुछ भी मिस कर देते हो तो आपका सिंटेक्स एरर आता है। सिंटेक्स एरर क्या है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो ये प्रोग्राम जब आपका रन होगा तो सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन उसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज को कहेगी कि stdio नाम की हेडर फाइल इस प्रोग्राम के एरिया में इंक्लूड करो, और वो प्रोग्राम में stdio हेडर फाइल इंक्लूड हो जाएगी। और नेक्स्ट लाइन की वजह से कोनियो नाम की एक हेडर फाइल जो है प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी। और ये थर्ड लाइन से हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होगी। और ये printf फंक्शन क्या करेगा, printf फंक्शन जब कंपाइलर ने देखा printf फंक्शन, तो printf फंक्शन उसको पता है कि इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसको स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट कराना है। तो ये printf फंक्शन क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट करा देगा। उसके बाद आया आपके पास get.ch, वो क्या करेगा, स्क्रीन को परसिस्ट रखेगा आउटपुट स्क्रीन को, और उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम किस चीज़ का है, डिक्लेयर कर रहे हैं हम इसमें वेरिएबल और इनिशियलाइज कर रहे हैं उन वेरिएबल की वैल्यू, और उस वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं। यूज़र से नहीं ले रहे अभी हम वैल्यू, अभी हम क्या कर रहे हैं, खुद इनिशियलाइज कराएंगे। इनिशियलाइज करवाना यानी कि किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग वैल्यू देना। वेरिएबल के अंदर आप इनिशियलाइज कराएंगे वैल्यू और उस वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे। तो जैसे मैंने आपको लास्ट हमारी वीडियो में बताया था कि फर्स्ट 3 लाइंस जो हैं हर एक प्रोग्राम में हमारी सेम रहती हैं मोस्टली। अदरवाइज़ कई बार हमें और फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती हैं, तो हमारे पास #include डायरेक्टिव्स हमें और भी यूज़ करनी पड़ सकती हैं। तो फर्स्ट लाइन जैसे मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट लाइन से क्या होगा, हमारी stdio यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड होगी। और नेक्स्ट लाइन जो है, नेक्स्ट #include डायरेक्टिव्स क्या कर रही है, conio.h हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर रही है, और मेन से हमारी एग्जीक्यूशन शुरू हो रही है। उसके बाद हमारी ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है, और ये कर्ली ब्रेसेस प्रोग्राम के एंड पे बंद होगी हमारी। और प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे हैं हम, इंट a, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। मैंने आपको बताया था वेरिएबल की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप चेक कर लो। वेरिएबल डिक्लेयर करने की, वेरिएबल के बारे में टोकन्स के अंदर वेरिएबल की मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी, वो वीडियो आप देख लो अगर आपने नहीं देखी, और फिर हम यहाँ पे आएंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो यहाँ आपको वेरिएबल की डेटा टाइप देनी पड़ेगी, और उसके बाद वेरिएबल का नाम। ये वेरिएबल की डेटा टाइप है और ये वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल का नाम की रिस्ट्रिक्शंस भी मैंने बताई थी, आप कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं वेरिएबल के नाम के अंदर, इसके लिए आप वो वीडियो को जाके चेक करें। तो ये क्या है आपकी डेटा टाइप इंट, यानी कि ये वेरिएबल आपने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है, यानी आपने क्या है, कंपाइलर को बताया है कि ये इंटीजर टाइप का ये वेरिएबल का नाम रख दो और a, और उसको इंटीजर टाइप का मैंने कांस्टेंट उसके अंदर डालना है, उसके लिए स्पेस रिजर्व कर दो। इंटीजर टाइप का जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो मेमोरी के अंदर ये 2 बाइट्स रिजर्व करता है। अब क्या हुआ, जब आपने इंट a लिखा तो मेमोरी के अंदर हमारी 2 बाइट्स जो हैं वो रिजर्व हो गई, 2 बाइट्स रिजर्व हो गई, और उस स्पेस का नाम जो है वो a रखा गया। अभी उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू होगी, अभी हमने कोई भी वैल्यू डाली नहीं है। अपने आप कोई भी जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो आप, उसमें अपने आप प्री डिफाइंड जो अपने आप जो वैल्यू होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आप कह सकते हैं, वो आपकी गार्बेज वैल्यू होती है। कोई भी रैंडम वैल्यू, कुछ भी रैंडम वैल्यू जो आपको नहीं पता, गार्बेज वैल्यू हम उसको बोलते हैं, कोई भी ना कोई गार्बेज वैल्यू होगी। जब आप उसको इनिशियलाइज करोगे वेरिएबल को तो वो गार्बेज वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, यानी कि वो कट के रिप्लेस हो जाएगी विद द न्यू वैल्यू जो आपने इनिशियल वैल्यू दी है उस वेरिएबल के अंदर।
तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, इंट ए से क्या हुआ, 2 बाइट मेमोरी के अंदर रिजर्व कर लिए कंपाइलर ने और उसका नाम ए रख दिया उस स्पेस का। उसके बाद क्या किया आपने, ए इज़ इक्वल टू 5, इससे क्या किया, ए ने जो मेमोरी स्पेस रिजर्व की है उसके अंदर आपने 5 वैल्यू डाल दी। तो इस जगह पे क्या हुआ, 5 वैल्यू डल गई। ये 3 2 6 7 8 जो कोई भी गार्बेज वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई थी वो क्या हुई, रिप्लेस होगी किसके साथ, 5 के साथ। अब ए ने जो स्पेस 2 बाइट का रिजर्व किया है उसकी जो है इनिशियल वैल्यू 5 बन गई। इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, उसमें हमने 5 डाल दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, ये आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। ये एक आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। प्रिंट एफ हमारा एक आउटपुट फंक्शन है। और प्रिंट एफ मैंने कहा था कि डबल कोट्स के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग जो होती है वो एज इट इज़ प्रिंट होती है, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इंटरप्रेट होते हैं लेकिन हमारे एज इट इज़ प्रिंट नहीं होते। लास्ट लेक्चर में मैंने हेलो प्रिंट कराया था, डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखा, वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया। यहाँ पे ये %d लिखा मैंने, %d कभी प्रिंट नहीं होगा। ये हमारा क्वांटिफायर है, असेट स्पेसिफायर या फिर क्वांटिफायर बोल देते हैं इसको। ये क्वांटिफायर डिपेंड करता है कि आपका वेरिएबल जो आप प्रिंट करवा रहे हो उसकी डेटा टाइप कौन सी है। यहाँ पे आप क्वांटिफायर लिखते हो और यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम लिखते हो जिस वेरिएबल की आप वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो। यहाँ पे हम ए की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, यहाँ ए लिखेंगे। यहाँ क्वांटिफायर कौन सा यूज़ करना है ये डिपेंड करता है कि इस वेरिएबल की डेटा टाइप कौन सी है। अगर ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पे आप क्वांटिफायर %d लगाएंगे। %d ये परसेंट का सिंबल है और ये %d यहाँ पे आप लगाएंगे। अगर ये जो वेरिएबल जो होता ये फ्लोट टाइप का होता तो यहाँ पे %f लगता। अगर ये करैक्टर टाइप का होता %c लगता। अगर लॉन्ग टाइप का होता तो %ld लगता। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे जिस टाइप का भी वेरिएबल हो उस टाइप का ये क्वांटिफायर हम यूज़ करते हैं। तो ये क्वांटिफायर इस वेरिएबल की आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, %d a लिखा। %d प्रिंट नहीं होगा हमारा, a भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ इस चीज़ से, इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, a की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी। तो आपने लिखना कैसे है, प्रिंट एफ राउंड ब्रैकेट शुरू, उसके बाद क्या है, ये डबल कोट्स के अंदर प्रिंट एफ %d लिखना है आपने, डबल कोट्स के अंदर %d एंड देन आपने कोमा लगाना है एंड देन वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद एंड, यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट खत्म हो गया और यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगा देना है। तो यहाँ पे ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है हमारी फिनिश्ड है। एंड देन हमने गेट ch लगाया, जैसे मैंने हर एक प्रोग्राम में बताया था कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रसिस्ट रखने के लिए, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रसिस्ट रखने के लिए आप गेट ch फंक्शन यूज़ करते हैं। ये हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसकी जो हमारी डेफिनेशन है वो कॉनी ऑफ हेडर फाइल के अंदर स्टोर्ड है। और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हमने प्रोग्राम को एंड करने के लिए लगाई हैं। तो ये प्रोग्राम हम राइट डाउन करेंगे और उसके बाद इसको हम कंपाइल करेंगे। और अगर हमारे पास कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है, जैसे कि इस प्रोग्राम में नहीं है, आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं लिखनी हैं डेफिनेटली। ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ ये हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को। इस वाली लाइन से इस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इस तरीके से हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। इससे क्या होता है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमारा सेमीकोलन है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर में हमेशा राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट होती है। जो राइट हैंड साइड में चीज़ लिखी है वो लेफ्ट हैंड साइड वाली में असाइन हो जाती है। तो यहाँ पे 5 a के अंदर असाइन हो गया। अब जहाँ पे हम a यूज़ करेंगे वहाँ पे 5 यूज़ होगा। यहाँ पे हमने a को प्रिंट कराया और 5 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ। तो हम जब इसको कंपाइल करेंगे कोड को और रन करेंगे, ये लाइनें आपने नहीं लिखनी है प्रोग्राम को बनाते हुए कि इनिशियलाइजिंग वैल्यू, ये आपको सिर्फ समझना है कि ये इनिशियलाइज कर रहा है वैल्यू को और ये क्या कर रहा है प्रोग्राम में, यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं इस वेरिएबल को। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जब भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या देनी है, डेटा टाइप। डेटा टाइप्स मैंने आपको बताई थी, इंटीजर टाइप का वेरिएबल के लिए इंट, फ्लोट टाइप के लिए फ्लोट, कैरेक्टर टाइप के लिए कैर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये तीसरी लाइन यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। अगर हमें चाहिए तो पहले हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल की डेटा टाइप देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नेम ऑफ वेरिएबल देते हैं।
और उसके बाद जितने भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करने चाहते हैं उतने वेरिएबल का नाम देंगे कोमा डाल डाल के, और उसके बाद एंड करने के लिए उस स्टेटमेंट को आप सेमीकोलन लगाते हो। यहाँ पे ये डेटा टाइप है इंटीजर और ये वेरिएबल का नाम है और ये एंड ऑफ स्टेटमेंट है। और फिर उसके बाद हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। हम चाहें तो यूज़र से भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट प्रोग्राम में हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, इनिशियलाइज किया वैल्यू को, तो हर बार ये प्रोग्राम 5 आउटपुट देगा। तो कैसे कैसे रन होगा, पहली लाइन जो है हमारी stdio हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करेगी। नेक्स्ट लाइन रन होगी हमारी conio.h हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करेगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूशन शुरू होगी और करली ब्रेसेस से हमेशा ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस एंड पे लगानी जरूरी है। मेन की करली ब्रेस हमेशा आपकी प्रोग्राम के एंड पे ही ख़त्म होगी। जहाँ पे पूरे का पूरा प्रोग्राम का काम कर लिया आपने, प्रोग्राम मेन के अंदर जो जो आपने एग्जीक्यूट कराना था वो सब लिख लिया, वहाँ पे आपने करली ब्रेसेस बंद करनी है। तो ये मेन की करली ब्रेसेस है। इसके बाद आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट टाइप का, इसने क्या करा, मेमोरी में 2 बाइट्स रिजर्व करी। उसके बाद उसमें आपने 5 वैल्यू डाल दी, हमने 5 वैल्यू डाल दी। उसके बाद क्या करा, printf के अंदर ये आपने क्वांटिफायर यूज़ किया %d, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। और उसके बाद क्या करा, इसकी वैल्यू को आपने प्रिंट करवा दिया। जब ये स्टेटमेंट चली तो स्क्रीन के ऊपर क्या हुआ, 5 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद get लगा देना है और एंड कर दिया आपने मेन का। ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम ऐसा जो कि आप जिसमें वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो आपका प्रोग्राम हो गया। और इसको आप कंपाइल करेंगे और इस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है। अगर आप कोई एरर कर देते हैं, सिंटेक्स एरर, तो उसको आप रीड करें और रिमूव करें उस एरर को। आप किस टाइप के एरर्स आ सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ, कुछ हिंट दे देती हूँ। मान लो कि आप हैश इंक्लूड की जगह पे हैश इंक्लूड और DE नहीं लगाया, तो ये आपको एरर शो करेगा कि ये वाली चीज़ को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो आपने यहाँ पे हैश इंक्लूड ही लगाना है, इनके अंदर स्पेस नहीं देना। हैश इंक्लूड के बिल्कुल साथ में ये होना चाहिए, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, आपने स्पेस नहीं लगाना। हैश और इंक्लूड के अंदर भी स्पेस नहीं है, हैश के बिल्कुल साथ में इंक्लूड, बिल्कुल साथ में ये एंगुलर ब्रैकेट, उसके साथ आपने stdio.h और ये conio.h ये लिखना है। उसके बाद नीचे void और मेन के अंदर आपने स्पेस देनी है, void और मेन के अंदर स्पेस देनी है, और मेन और पैरेंथेसिस के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। void और मेन के अंदर स्पेस होनी चाहिए और मेन और पैरेंथेसिस के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने कर्ली ब्रेसेस देने हैं और डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम के बीच में आपने स्पेस देनी है। डेटा टाइप और वेरिएबल के नाम के बीच में आपने स्पेस देनी है। और ये जो है सी के सारा कोड जो है आपका हमेशा लोअर केस में लिखना है। आपने सी में आपका जो कोड है वो हमेशा आपका लोअर केस में, सारे के सारे कीवर्ड्स लोअर केस में लिखने हैं। और सी आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी जो चीज़ आपकी जिस केस में लिखी जानी चाहिए उसी केस में लिखेंगे। आपको यहाँ लोअर केस में लिखनी है, यानी कैपिटल लेटर्स में चीज़ें नहीं लिखनी। तो अगर आप कोई चीज़ कैपिटल लेटर में लिख देते हो तो सी का कंपाइलर उसे आइडेंटिफाई नहीं करेगा। इसमें अपर केस में लिखी हुई चीज़, अपर केस या कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई चीज़ और लोअर केस में लिखी हुई चीज़ सेम कंसीडर नहीं होती, सेम नहीं मानी जाती सी के कंपाइलर के अंदर। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और void और मेन के अंदर क्या है, स्पेस देनी है। इंट यानी कि डेटा टाइप और वेरिएबल नाम के अंदर आपने स्पेस देनी है। उसके बाद कोमा लगा के आप कितने भी वेरिएबल के नाम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपको जब इनिशियलाइज करना है तो चलो इसमें आप स्पेस दे सकते हो। और printf के बिल्कुल साथ में क्या है, आपने ब्रैकेट शुरू करनी है एंड get के भी साथ में। और ये दैट्स ऑल, ये हम प्रोग्राम को रन करेंगे और ये आपको हमेशा 5 आउटपुट देगा। तो हमारी आउटपुट चेंज नहीं हो पा रही, हर बार हम 5 आउटपुट ही हमें मिल रही है इस प्रोग्राम से। और कई बार क्या है, आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हो। इस प्रोग्राम के अंदर हमने इनपुट नहीं ली है, हमने सिर्फ आउटपुट दी है और आउटपुट फंक्शन यूज़ किया है। अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक और लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल है, इनपुट फंक्शन, जिसको हम scanf बोलते हैं। scanf हमारा एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन stdio हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड है और उसको हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। उसके जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट स्क्रीन के हम आ जाते हैं। तो आउटपुट स्क्रीन पे हम यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू कोई इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम scanf फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हम
इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी एडिटिंग करके ये ए वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज की थी, यूज़र से नहीं ली थी, हम इसी प्रोग्राम में हम यूज़र से ले लेते हैं वो वैल्यू को। बाकी सारा प्रोग्राम सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। तो ये देखिए हमने प्रोग्राम में एडिटिंग कर दी। अब इसमें क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। इनिशियलाइज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं थ्रू द कीबोर्ड। इसमें हम यूज़र से लेंगे वैल्यू, तो इसमें हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे, हम इस प्रोग्राम के अंदर क्या ले रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। ओके, तो सेम है, इसमें भी क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे हैश इंक्लूड हेडर फाइल इंक्लूड करी, देन कोनियो हेडर फाइल इंक्लूड करी, उसके बाद मेन, उसके बाद इंट ए से क्या हुआ, हमारा ए एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसके मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स रिजर्व कर लिए। मेमोरी के अंदर कितनी, 2 बाइट्स रिजर्व कर लिए। उसके बाद आया हमारे पास प्रिंटएफ फंक्शन। मैंने आपको बताया था प्रिंटएफ में डबल कोट्स के अंदर जो स्ट्रिंग लिखते हो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। प्रिंटएफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा है एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो जब ये चीज़ चलेगी तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपकी एज इट इज़ ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, एंटर वैल्यू ऑफ ए। डबल कोट्स के अंदर जो स्ट्रिंग लिखोगे आप, स्ट्रिंग लिखी है हमने एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। इसकी जगह पे आप कुछ भी लिखो, ठीक है, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ प्रिंट एफ लिखना है आपने, प्रिंट नहीं लिखना। प्रिंट एफ फंक्शन है हमारा, PRINTF, प्रिंट एफ। इसके अंदर ये लिखा आपने एंटर वैल्यू ऑफ ए, ये एज इट इज़ प्रिंट हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा है, ये प्रिंट हुआ, इसने कोई भी यूज़र से इनपुट लेने का काम नहीं किया। इस लाइन ने यूज़र से इनपुट नहीं ली, इसने एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर सिर्फ ये चीज़ प्रिंट करवानी है, एंटर वैल्यू ऑफ ए। एंड अगली नेक्स्ट लाइन जो है वो है स्कैनएफ। ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। स्कैनएफ हमारा एक इनपुट फंक्शन है। स्कैनएफ हमारा क्या है, इनपुट फंक्शन है, जो हमारा इनबिल्ड इनपुट फंक्शन है। इट इज़ अ इनपुट फंक्शन। ये क्या है हमारा इनपुट फंक्शन। स्कैनएफ आपका इनपुट फंक्शन है। इसमें भी आपने डबल कोट्स में पहले क्वांटिफायर देना है जो रिप्रेजेंट करेगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, जो आप जिसके लिए आप वैल्यू ले रहे हो। अगर ये वेरिएबल आपका इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पे आपने %d देना है, फ्लोट टाइप का है तो %f, कैरेक्टर टाइप का है तो %c। तो ये हमारा a वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, इसलिए हमने %d लिया यहाँ पे। उसके बाद क्या किया है हमने, डबल कोट्स के अंदर %d, उसके बाद कोमा एंड देन %a यूज़ करना है आपने। %a का मतलब होता है कि आप इस वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हो मेमोरी में कि ये कौन सी जगह पे जाके, मतलब ये वेरिएबल मेमोरी के अंदर कहाँ पे बना हुआ है उसका एड्रेस पास कर रहे हो। एम्परसेंट से हमारे पास किसी भी वेरिएबल के आगे आप % लगाते हो तो उस वेरिएबल का एड्रेस मिलता है हमें। ये चीज़ हम पॉइंटर्स में जाके करेंगे। तो फिलहाल आप ये चीज़ जान लो कि स्कैनएफ में आपने % लगाना है वेरिएबल के नाम के अंदर, और प्रिंटएफ के अंदर वेरिएबल के नाम के आगे % नहीं लगाना आपने। ये सिंबल को % बोला जाता है, स्कैनएफ %d %a। %d क्यों, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है। उसके बाद %a, इससे क्या होगा, ये यूज़र से वैल्यू रीड करेगा। जो भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे प्रेस करोगे वो ए के अंदर एंटर हो जाएगा। मान लो कि ये एंटर वैल्यू ऑफ ए, ये चीज़ प्रिंट हुई। उसके बाद मैंने कीबोर्ड के थ्रू इसमें क्या करा, 10
डाल दिया, और जब जैसे ही मैं 10 लिख के कीबोर्ड से मैं एंटर प्रेस करूँगी, मैंने एंटर प्रेस किया, जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ए के अंदर ये वैल्यू चली जाएगी मेमोरी में, ए के अंदर ये 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और नेक्स्ट उसके, ये इतना आपको क्लियर है। एंड नेक्स्ट लाइन जो है हमारी क्या कर रही है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या करता है, स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम कोई भी स्ट्रिंग नहीं यूज़ कर रहे, यहाँ पे हम क्वांटिफायर यूज़ कर रहे हैं %d, यानी कि हमने ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है। %d और ए से क्या होगा, इस स्टेटमेंट से हमारी ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ए के अंदर क्या स्टोर किया है हमने, 10 स्टोर किया है, 10 डाला था, तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, हमारा एंटर प्रेस करने से 10 फिर से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद गेट ch है, जिससे स्क्रीन के ऊपर आउटपुट प्रसिस्ट रहेगी। और यहाँ पे हमारी ये ब्रैकेट किसकी ब्रैकेट है, हमारी मेन की ब्रैकेट है ये हमारी। तो ये हमारा प्रोग्राम डन है। प्रोग्राम ये क्या कर रहा है, हमारा यूज़र से इनपुट ले रहा है। तो आपको यहाँ पे याद रखने वाली कौन सी चीज़ें हैं कि प्रिंटफ फंक्शन है हमारा, जो स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। स्कैनएफ फंक्शन यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। स्कैनएफ फंक्शन के अंदर आप कभी भी कोई स्ट्रिंग नहीं देंगे, जैसे आप प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहे हैं, वैसे आप स्कैनएफ के अंदर नहीं दे सकते। स्कैनएफ के अंदर सिर्फ आपने क्वांटिफायर यूज़ करना है। यहाँ पे जिस भी तरह का वेरिएबल है, उसके बाद % वेरिएबल का नाम ABCD कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, लेकिन जिस भी टाइप का यहाँ पे वेरिएबल आपने लिखना है, उस टाइप का क्वांटिफायर आपने यूज़ करना है। अगर वेरिएबल इंटीजर टाइप का यूज़ कर रहे हो तो क्वांटिफायर %d, करैक्टर टाइप का तो %c यूज़ करोगे, फ्लोट टाइप का है वेरिएबल तो यहाँ पे %f यूज़ करोगे। एज इट इज़ प्रिंट करवाने के लिए बस डिफरेंस क्या है, जब आपने वेरिएबल को प्रिंट और स्कैन करवाना है, जब आप वेरिएबल को स्कैन यानी इनपुट करवा रहे हो तब आपने %a लगाना है, जब आप प्रिंट करवा रहे हो तब आपने % नहीं लगाना। तो ये प्रोग्राम हमारा यूज़र से इनपुट लेने वाला डन है।